उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय जो है प्रधानमंत्री थे देश के। उन्होंने ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, देखिए पहले प्रदेश की डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना, फिर उसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना। तो ये 1965 में बना, 1965 में एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब भारत में कुल उत्पादित दुग्ध का उपयोग देखिए कैसे किया जाता है। जो टोटल मिल्क है इंडिया में, उसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में कितना किया जाता है। जैसे टोटल 100% दुग्ध हुआ, समझिए बात, जैसे ये 100% है हमारा दुग्ध टोटल उत्पादित हुआ, इसका 45% यानी कि अगर हम कहें 45% के करीबन जो है ये केवल तरल पदार्थों में ही यूज हो जाता है। तरल, तरल का मतलब पीने में 45% दूध हमारा किसमें खत्म हो रहा है? टोटल दूध का पीने में, यानी कि लोग जो है सीधा सीधा पी जा रहे हैं तरल रूप में, तो 45% हो रहा है। इसके बाद दही उत्पादन में लगभग 7%, इसमें 7% हो रहा है दही उत्पादन में, यानी कि इसका दही भी बनता है, खूब खाया जाता है। दही बनता है विभिन्न विभिन्न राज्यों में, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे दही है, दही मिष्ठी है, दही मिष्ठी यानी कि मीठा दही। मीठा दही आपका बनता है बंगाल में, है ना, है तो ये दही, ठीक है। तो ये 7% के करीबन इसका क्षेत्र है दही मिष्टी का। इसके बाद करेंगे घी की बात, तो 28%, 28% क्या बन रहा है? दही, दूध से घी बन रहा है, ठीक है, घी बन रहा है 28%। खोआ बन रहा है 6.5%, 6.5% आपका जो है मक्खन बन रहा है, इसी से पनीर छेना बन रहा है आपका 2%। तो ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो मिल्क है उसके कितने कितने अवयव है, यानी कि किस किस भाग में इसको बांटा गया है टोटल मिल्क को। तो 45% सीधा सीधा पिया जाता है दूध, है ना। दही 7% में बनता है, घी 28% का बनता है, खोआ 6.5% का बनता है, मक्खन 6.5% का बनता है, पनीर और छेना जो होता है वो लगभग 2% का बनता है। पनीर की मात्रा थोड़ी जो है बढ़ती आ रही है, लेकिन दूध का प्रयोग पनीर में उतना ज्यादा होता नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। देखिए पनीर की स्थिति ये है कि प्रोटीन और वसा दूध में होनी चाहिए, पनीर बन जाएगा, ठीक है। प्रोटीन और वसा होनी चाहिए, और प्रोटीन अगर वसा है नहीं तो फिर क्या करेंगे? कुछ लोग ये करते हैं कि प्रोटीन और वसा, जैसे वसा बढ़ानी है दूध में, क्या करेंगे बताइए? रिफाइंड मिला दीजिए दूध में, वसा बढ़ानी ना। 10 लीटर में अगर आपको 15 किलो पनीर तैयार करनी है, ठीक है, 10 लीटर दूध में 15 किलो पनीर अनएक्सपेक्टेड है, नहीं बन पाएगी, 1 किलो बनेगी, या 8 किलो पनीर आपको बनानी है 10 लीटर में, तो क्या करिएगा? 2 टीने रिफाइंड की मिला दीजिए, आपका पनीर ज्यादा बन जाएगा। यही हो रहा है आजकल, बहुत सारी फैक्ट्रियां खुली आ रही है पनीर की बनाने की, लोकल पनीर बन रहा है, ठीक है। तो इससे जो है पनीर बढ़ता है, ठीक है। तो तरल दूध हो गया 45%, दही उत्पादन हो गया 7%, घी उत्पादन हो गया 28%। देखिए घी में भी बहुत सारी मिलावट हो रही है, 28% की मिला है। खोआ 6.5%, मक्खन 6 देखिए मक्खन जाना है ना, मक्खन क्या होता है बताइएगा? देखिए मक्खन वो चीज है, समझिएगा मक्खन को। मक्खन का मतलब है कि जब हमने दुग्ध को पहले जमाया, दही, दुग्ध से दही बनाया, दही के बाद उसकी चर्निंग की, और चर्निंग के बाद जो वसा मिली वही मक्खन है। उसमें फिर हमने नमक भी मिलाया, ऐसे मक्खन नहीं बन गया, नमक भी उसमें मिलाना पड़ा, तो ये आपका क्या है? मक्खन है। और मक्खन 6.5% दूध का यूज किया जा रहा है, ठीक है। घी बहुत ज्यादा कभी किया जा रहा है 28%। जो लोग जैसे जिसको फैट नहीं मिल पाती है, एनिमल फैट नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करता है, चलिए दूध भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो प्रोसेस्ड जो उसकी फैट है, जिसको दही कहते हैं, प्रोसेस्ड फैट है, तो दही को यूज कर लेता है, ठीक है। पनीर छेना के रूप में भी दूध की प्रोटीन और फैट को यूज किया जाता है। तो ये सारा दूध का जो है अवयव है, इस तरीके से हम उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना किस भाग में, मतलब कौन सा उत्पाद कितने % दूध का बनता है, ये मेन बात है कि कौन सा उत्पाद कितने प्रतिशत दूध का बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है ऑपरेशन फ्लड, दूध से संबंधित है, किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, ऑपरेशन फ्लड सेकंड और ऑपरेशन फ्लड थर्ड, 1970 से 71, 78 से 79, ये 78 भी लिख लेना, 78, 79 और 87 से 89, ठीक है, 87 से 89 ये ऑपरेशन फ्लड चली थी। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, ऑपरेशन फ्लड सेकंड और ऑपरेशन फ्लड थर्ड, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड ज्यादातर पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन फ्लड 70-71 में, दूसरा 78-79 में, और तीसरा जो है 87 से 89 में चला, ठीक है। तो ये हुआ ऑपरेशन फ्लड। अगला देखेंगे है, समझिएगा मक्खन को। मक्खन का मतलब है कि जब हमने दूध को पहले जमाया, दही, दुग्ध से दही बनाया, दही के बाद उसकी चर्निंग की, और चर्निंग के बाद जो वसा मिली वही मक्खन है। उसमें फिर हमने नमक भी मिलाया, ऐसे मक्खन नहीं बन गया, नमक भी उसमें मिलाना पड़ा, तो ये आपका क्या है? मक्खन है। और मक्खन 6.5% दूध का यूज किया जा रहा है, ठीक है। घी बहुत ज्यादा कभी किया जा रहा है 28%। जो लोग जैसे जिसको फैट नहीं मिल पाती है, एनिमल फैट नहीं मिल पाती है, तो वो क्या करता है, चलिए दूध भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो प्रोसेस्ड जो उसकी फैट है, जिसको दही कहते हैं, प्रोसेस्ड फैट है, तो दही को यूज कर लेता है, ठीक है। पनीर छेना के रूप में भी दूध की प्रोटीन और फैट को यूज किया जाता है। तो ये सारा दूध का जो है अवयव है, इस तरीके से हम उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना किस भाग में, मतलब कौन सा उत्पाद कितने % दूध का बनता है, ये मेन बात है कि कौन सा उत्पाद कितने प्रतिशत दूध का बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है ऑपरेशन फ्लड, दूध से संबंधित है, किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, ऑपरेशन फ्लड सेकंड और ऑपरेशन फ्लड थर्ड, 1970 से 71, 78 से 79, ये 78 भी लिख लेना, 78, 79 और 87 से 89, ठीक है।
87 से 89 ये ऑपरेशन फ्लड चली थी। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, ऑपरेशन फ्लड सेकंड और ऑपरेशन फ्लड थर्ड। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड ज्यादातर पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन फ्लड 70-71 में, दूसरा 78-79 में और तीसरा जो है 87 से 89 में चला। ठीक है, तो ये हुआ ऑपरेशन फ्लड। अगला देखेंगे, अगला यूपीडास। यूपीडास का मतलब है उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत 2000 में हुई। ठीक है, देखिए यूपीडास का मुख्यालय हम आपको बता दें कहां पर है। ये जो है डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो परिवर्तित कृषि हो रही है, डाइवर्सिफाइड कृषि हो रही है, तो उसका ये प्रोजेक्ट है। तो डाइवर्सिफाइड कृषि जो डाइवर्सिफाइड है, देखिए इस वर्ड का मतलब समझिए, डाइवर्सिफाइड का मतलब परिवर्तित कृषि है ना। पहले जो ट्रेडिशनल कृषि थी, उसके बाद परिवर्तित कृषि हो रही है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। मतलब आईपीएम आ रहा है, कहीं आईएनएम आ रहा है, कहीं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सब डाइवर्सिफाइड सिस्टम है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2000 में की गई और यूपीडास का मुख्यालय जो है वो आपका विभूतिखंड लखनऊ में है। गोमती नगर विभूतिखंड लखनऊ, ये इसका मुख्यालय है। ये बिल्डिंग है विभूतिखंड, यहीं पर यूपीडास का मुख्यालय उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट 2000 से शुरू किया गया था, सन 2000 से, और इसका मुख्यालय विभूतिखंड में है, गोमती नगर में है। ठीक है, तो यूपीडास से सन 2000 में शुरुआत की गई थी इसकी। इसके बाद महिला डेयरी परियोजना की शुरुआत 1991 में की गई। ठीक है, महिला डेयरी परियोजना की शुरुआत 1991 से 1992 में शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? महिला डेयरी प्रोजेक्ट। ठीक है, परियोजना। अगला देखेंगे, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था डेयरी टेक्नोलॉजी का। क्या था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब बात आएगी कि डेयरी टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्या आर्टिफिशियल मिल्क होता है, क्या सिंथेटिक मिल्क होता है। देखिए, आर्टिफिशियल मिल्क और सिंथेटिक मिल्क में अंतर क्या होता है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप देखिए, आर्टिफिशियल मिल्क और सिंथेटिक मिल्क में अंतर यह है कि कृत्रिम तो कृत्रिम है ही, जिसका नाम कृत्रिम दूध है या आर्टिफिशियल मिल्क है। देखिए, आर्टिफिशियल मिल्क जो है इसका प्रोडक्शन इंडिया में नहीं किया जाता, कम किया जाता है। विदेशों में, यूरोप और अमेरिकन कंटिनेंट में आर्टिफिशियल मिल्क का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन भारत में आर्टिफिशियल मिल्क का उत्पादन नहीं किया जाता है। भारत में सिंथेटिक मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, सिंथेटिक दूध बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल मिल्क नहीं बनाया जाता है, सिंथेटिक मिल्क बनाया जाता है। देखिए, आर्टिफिशियल मिल्क का मतलब है कि पूरा का पूरा दूध जो है आर्टिफिशियल ही है, कृत्रिम ही है, उसमें दूध का कोई अंश नहीं। सिंथेटिक में ये होता है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है आदमी को। जो सेपरेटा होता है, सेपरेटा मिल्क जो होता है, उसमें क्या होता है कि दूध का क्रीम निकाल लिया, जो उसकी वे बची, वे में कुछ चीजें मिला करके आदमी को पिला दिया, ये है सिंथेटिक। और कृत्रिम दूध में क्या होता है, ये देखिए नारियल के तेल से, पॉलीसार्बेंट से, ठीक है, और कैसिनेट से, ठीक है, और बहुत सारी कॉर्न सिरप होती है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम फॉस्फेट, खनिज, प्राकृतिक रंग, ये बहुत सारी चीजें इसमें मिलाई जाती हैं, तो ये कृत्रिम दुग्ध बनता है। देखिए, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो बताते हैं आपको, लेकिन आप ये समझिए कि कृत्रिम दुग्ध जो बनाया जाता है वो पॉलीसार्बेंट मिला होता है इसमें। ठीक है, नारियल का तेल मिला होता है, सोया प्रोटीन मिली होती है, सोया प्रोटीन के स्थान पर आप कैल्शियम कैसिनेट मिला देते हैं। पहले सोया प्रोटीन, सोयाबीन की प्रोटीन जो होती है उसी को सोया प्रोटीन, यानी प्रोटीन के लिए दूध में क्या रखेंगे, तो सोया प्रोटीन रखेंगे ना। अगर प्रोटीन तो दूध में होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो फिर उसकी प्रतिपूर्ति कहां से होगी, तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम सोया प्रोटीन मिलाते हैं। आप उसके स्थान पर कैल्शियम कैसिनेट मिलाते हैं। नारियल का तेल होता है, कॉर्न सिरप होता है, और कॉर्न सिरप के बाद पॉलीसार्बेंट होता है, पोटेशियम फॉस्फेट होता है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन होती हैं आपकी, और विटामिन के बाद आपके जो कृत्रिम रंग होते हैं, इससे क्या बनता है आपका आर्टिफिशियल। देखिए यहाँ पर लिखा जो है उसके विषय में हम बताते हैं। देखिए, यह दुग्ध नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ, यह दुग्ध नहीं है, पर दुग्ध जैसा पदार्थ होता है। देखिए, दुग्ध है नहीं, लेकिन दुग्ध जैसा ही होता है। भारत में इसको बनाया नहीं जाता है, विदेशों में ज्यादा इसका यूज होता है, अमेरिका, यूरोप कंटिनेंट में। ठीक है, अब देखिए इसमें मिला क्या होता है, इसमें नारियल का तेल है, नारियल ऑयल है, खाने योग्य है, कोई बात नहीं। सोयाबीन की प्रोटीन है, सोया प्रोटीन जिसे कहते हैं, आजकल इसके स्थान पर सोडियम कैसिनेट, ये तो देखिए ठीक नहीं है थोड़ा, इसकी अपेक्षा सोया प्रोटीन की। कॉर्न सिरप, ठोस है ना, कॉर्न सिरप, कॉर्न जो होती है मक्का, पॉलीसार्बेंट मिलाया जाता है, पोटेशियम फॉस्फेट मिलाया जाता है, खनिज लवण मिलाया जाता है, विटामिन मिलाया जाता है, गंध और कृत्रिम रंग मिलाकर के बनाया जाता है। इसे इमिटेशन मिल्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इमिटेशन मिल्क कहते हैं। ठीक है, इसे इमिटेशन। देखिए, एक बात समझिए, कृत्रिम दुग्ध जो होता है इसमें दुग्ध का कोई भी अंश उपस्थित नहीं होता। एक मोटी भाषा समझिए, दुग्ध का कोई अंश उपस्थित नहीं, कोई अंश नहीं होता, दुग्ध का कोई अंश नहीं होता, पहली बात। और इसमें लिखा भी हुआ है ये दुग्ध नहीं, मिल्क नहीं, लेकिन मिल्क जैसा पदार्थ होता है, जिसमें नारियल होता है, पॉलीसार्बेंट होता है, सोया प्रोटीन होती है, पोटेशियम फॉस्फेट होता है, और इसके साथ साथ आप जो सोया प्रोटीन है वहां पर सोडियम कैसिनेट का प्रयोग किया जाता है, कॉर्न सिरप होती है, रंग होता है, खनिज लवण होता है, सुगंध होती है, फ्लेवर उसकी तरह का बनाया जाता है। लेकिन ये दुग्ध नहीं है, इसी को आर्टिफिशियल मिल्क कहते हैं, इसी को इमिटेशन मिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात हुई इसकी आर्टिफिशियल मिल्क की। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक मिल्क की। ठीक है, ये आर्टिफिशियल है बेटा, आर्टिफिशियल। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक मिल्क। सिंथेटिक मिल्क या संश्लेषित दुग्ध। देखिए, ये जो है इसकी खबरें गर्मियों के महीने में बहुत ज्यादा आती रहती है। इसकी खबरें गर्मियों के महीने में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिली होंगी कि डेयरी फार्म पर या कहीं पर भी छापा मारा गया, जिसमें कि जो है आर्टिफिशियल मिल्क बरामद किया गया, सिंथेटिक मिल्क बरामद किया गया।
देखिए सिंथेटिक मिल्क है क्या, इसमें क्या होता है कि जो दुग्ध आपका जाता है बाजार में, उस दुग्ध में से हमने क्या निकाल लिया, क्रीम निकाल लिया। दुग्ध से, दुग्ध से क्या निकाला, क्रीम निकाल लिया। अब इसके बाद दुग्ध में बचा क्या, सपरेटा बचा। सपरेटा इसी को कहेंगे पानी। अब जो सपरेटा या पानी बना इसी को कहेंगे हम भे। क्या कहेंगे, भे बची बेटा, क्या बची, भे बची। अब देखिए इसको दुग्ध के लायक बनाएंगे हम। यही जो है चालाकी करते हैं कुछ लोग, तभी धरे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। कैसे चालाकी करते हैं ये लोग, ये देखिएगा कि सपरेटा जो है, जैसे दुग्ध से क्रीम निकाल लिया, अब उसको बेकार कर दिया दुग्ध। अब देखिए जैसे दुग्ध था, दुग्ध से हमने क्रीम आउट कर दिया, ये क्या हो गई, आउट, बाहर हो गई, बाहर हो गई। अब बचा क्या, पानी, सपरेटा, जिसको भे कहते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया, अब देखिए इनकी ना चाकी इसी में देखेगी सभी की, जितने भी दुग्ध इंडस्ट्री के लोग होते हैं। अब इसमें सपरेटा में इन्होंने क्या मिलाया, इसमें मिलाया रीठा या धोने का सोडा, धोने का सोडा मिलाया। देखिए कितनी इसमें जो है गलत चीजें मिला रहे हैं, धोने का सोडा मिलाते हैं दूध में, ठीक है। धोने के सोडे से क्या होता है, दूध में बसा बढ़ती है। अब देखिए इनके पास दूध तो था नहीं, दूध तो था नहीं इनके पास, रीठा, रीठा जो बाल धोने के लिए आता है, उस रीठा को इसमें मिला दिया, धोने का सोडा मिला दिया इसमें, ठीक है। इसमें यूरिया मिला दी, क्या मिला दिया, यूरिया मिला दी दूध में। ये चीजें मिलाई जा रही हैं। ये मिल्क नहीं था, ये मिल्क का पानी था, सपरेटा था या भेद। अब इसमें जब इन चीजों को मिलाएंगे तो क्या होगा, फैट की मात्रा तो बढ़ जाएगी, उसमें दुग्ध आपको गाढ़ा दिखाई देगा। अनेटो मिला देते हैं, क्योंकि ये पानी है, इसका रंग तो दूध की तरह होगा नहीं, फीका हो जाएगा। तो अनेटो प्लांट एक होता है, क्या होता है, अनेटो प्लांट, क्या होता है, अनेटो प्लांट। अनेटो का पाउडर, अनेटो प्लांट होता है, उसका पाउडर पीस के इसमें मिला देते हैं, जिससे कि देखने में बिल्कुल जो है इसका रंग ऐसा लगे जैसे दुग्ध अभी अभी जो है निकाला गया। अनेटो मिला देते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें दुग्ध में जो सिंथेटिक मिल्क होता है उसमें मिलाई जाती हैं, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और ये सारी घटनाएं आपको गर्मियों में देखने को मिलेंगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में दुग्ध की मात्रा जो होती है, दुग्ध का उत्पादन जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने बताया था दुग्ध का रंग सफेद करने के लिए उसका रंग या चूना, इसको भी मिलाते हैं, अनेटो को भी मिलाते हैं। अभी बताया था अनेटो एक प्लांट है, अनेटो का पाउडर, अनेटो का पाउडर मिलाते हैं रंग सफेद करने के लिए। चूना भी मिला देते हैं, पोस्टर रंग भी मिला देते हैं, ठीक है। समझ आइएगा कितना गलत गलत चीजें मिलाई जा रही है। अब मिठास के लिए चीनी मिलाते हैं, खांड मिलाते हैं, ग्लूकोज मिलाते हैं, दूध को मीठा करने के लिए, क्योंकि हल्का मीठा होता है तो उसमें चीनी मिलाएंगे। खांड, खांड का मतलब होता है जो गुड़ होता है, खांड सारी उपभोग से जो गुड़ प्राप्त होता है, खांड। ग्लूकोज मिलाएंगे इसी में। झाग पैदा करने के लिए रीठे का तेल या धोने का सोडा, बसा फूद के लिए चर्बी या रिफाइंड, देखिए चर्बी या रिफाइंड, रिफाइंड में मिलाई जाती है। अब दुग्ध ऐसा जब धोते हैं, जब नया नया धुआ हुआ आता है बाल्टी में, तो उसमें झाग होता है, दिखाई देता है कि हाँ झाग बहुत है तो अच्छा प्योर दूध है। तो उसके लिए रीठा ले आके उसमें जो है शैम्पू मिला दिया, है ना। शैम्पू से झाग क्या होगा, बढ़ेगा दूध में कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो शैम्पू ला के डाल दो, है ना। ये इनकी जो है व्यापारियों की कलाएं, ठीक है। झाग डाल दिया, रीठा डाल दिया और उसको हिला दिया, रीठा डालने के बाद तो झाग उत्पन्न हो गया, ठीक है। क्या हुआ, झाग। और रिफाइंड मिला दिया, चर्बी बढ़ गई, इसमें बसा बढ़ गई, तेल का उपयोग किया जाता है। संश्लेषित दुग्ध का अपेक्षित घनत्व साधारण दूध के समान करने के लिए इसमें यूरिया या सोडा मिलाते हैं। देखिए अपेक्षित घनत्व बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, अपेक्षित घनत्व जो है बढ़ाने के लिए, अपेक्षित घनत्व को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यूरिया और सोडा मिलाएंगे। इसकी जांच के लिए बसा परीक्षण, अपेक्षित घनत्व परीक्षण, मिथाइल ब्यू रिडक्शन परीक्षण आदि करते हैं। बात समझ में आई होगी कि झाग उत्पन्न करने के लिए धोने का सोडा, रीठा, बसा के लिए रिफाइंड, इसके बाद रिफाइंड के बाद इसमें क्या करते हैं, यूरिया मिलाते हैं अपेक्षित घनत्व बढ़ाने के लिए, या सोडा मिलाते हैं। तो इतनी सारी चीजें जो है सिंथेटिक मिल्क में मिलाई जाती हैं। और इसके परीक्षण के लिए आप बसा परीक्षण कर सकते हैं, मिथाइल ब्यू रिडक्शन परीक्षण कर सकते हैं, और अपेक्षित घनत्व परीक्षण कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंथेटिक। चलिए आगे।
अगला है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दूध दुहने के बाद 3 से 4 घंटे तक सामान्य तापमान पर खराब नहीं होता, परंतु इसके बाद जीवाणुओं की संख्या बढ़ने से दूध खराब होने लगता है। ये पॉइंट है। दूध आपने दुहा और दुहने के 3-4 घंटे आप जो है रूम टेम्परेचर पर रखा रहने दीजिए, जो रूम का टेम्परेचर या साधारण टेम्परेचर पर रखा रहने दीजिए, दूध खराब नहीं, 3 से 4 घंटे तक। अब इसके बाद क्या होगा, जैसा जैसा टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से दुग्ध रिएक्ट करेगा। देखिए कैसे करेगा, अभी एक टेबल दिखाएंगे आपको। टेम्परेचर अगर कम हुआ 5 डिग्री हुआ तो बैक्टीरिया की संख्या कम बढ़ती है। वही टेम्परेचर अगर 25 डिग्री हो गया तो हाईएस्ट फेवरेबल टेम्परेचर पर बैक्टीरियल ग्रोथ, जीवाणुओं की जनसंख्या वृद्धि के लिए अच्छा टेम्परेचर अगर मिल जाएगा उन्हें तो बहुत तेजी से जब जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी दूध में तो दूध खराब उतनी ही तेजी से होगा। इसीलिए आपको बताते हैं कि फ्रिज में रखने पर दूध खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, लोग जाते हैं कहते हैं जाओ फ्रिज में रख दो, खराब नहीं। ये तो एक बात है, सभी ने जान ली कि नहीं होता है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन क्यों नहीं होता है, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रखते हैं ज्यादातर, और जब नीचे रखेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ इतनी % हो पाती है इस टेम्परेचर पर। यानी अगर एक बैक्टीरिया आपके दूध में होगा तो वो 1.05% बैक्टीरिया की ही ग्रोथ कर सकता है, यानी कि बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, तो तुम्हारा दूध खराब होगा कैसे। और वही दूध अगर आपने बाहर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर है इस पे अगर रख दिया, इस पर रख दिया, सामान्य ताप पर रख दिया, रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो इसमें जो है 1,20,000 बैक्टीरिया आ जाएंगे एक से। अब बताओ कौन दूध खराब होगा, जो फ्रिज में रखा है वो कि बाहर रखा है वो। तो इसीलिए फ्रिज वाला नहीं खराब होता, लोग कहते हैं फ्रिज वाला दूध नहीं खराब हुआ, उसका कारण कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बहुत कम होती है और 25 डिग्री पर बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए जो है इसमें सड़ाव की स्थिति। अब देखिए गर्मियों में चीजें ज्यादा सड़ती हैं, सर्दियों में कम, उसका भी यही कारण है। उसका भी कारण यही है कि सर्दियों में टेम्परेचर 5-10 के करीबन घूमता है, बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाती, और गर्मियों में टेम्परेचर हाई होने की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी सड़ाव उतना ही अधिक और अच्छा होगा। ठीक है, तो चीजें सड़ानी हो तो टेम्परेचर बढ़ाए। ठीक है, तो ये बात की सड़ने की। चलिए आगे अगला देखिए, अगला देखिए टेम्परेचर के अनुसार जीवाणुओं की वृद्धि गुना में, यानी कि कितने गुना वृद्धि हो जाती है। देखिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पे 1.05% की वृद्धि होती है। अब 10 डिग्री पर 0.08 15 जैसे बढ़ा, देखिए 10 में बहुत कम हो गई थी, 15 में 10% वृद्धि होने लगी, यानी एक बैक्टीरिया 10 बैक्टीरिया को जन्म देगा। और अगर वही 25 डिग्री हो गया तो एक बैक्टीरिया जो है इतनी तेजी से वृद्धि करेगा कि 1,20,000 बैक्टीरिया बनाएगा। तो जब 1,20,000 बनाएगा तो दूध बढ़ेगा कि सड़ेगा, या नुकसान होगा या फटेगा, जो भी है खराब हो जाएगा, है ना, कुछ भी समझ लीजिए। तो खराब होगा कि नहीं हो जाए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा दूध खराब हो जाएगा। चलिए आगे बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, अगला है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। देखिए पास्चुराइजेशन का मतलब होता है केवल हानिकारक जीवाणुओं को मारना। केवल हानिकारक जीवाणुओं को मारना। और स्टरलाइजेशन का मतलब होता है लाभदायक और हानिकारक दोनों जीवाणुओं को मारना। ये अंतर होता है स्टरलाइजेशन में, यानी कि जीवाणु हनन में, और पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन का मतलब होता है केवल हानिकारक जीवाणुओं को ही मारना, लाभदायक को नहीं, इसीलिए दही बन जाता है पास्चुराइजेशन करने के बाद। जैसे दूध को गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर लोग रख देते हैं, कहते हैं चलो जमा देते हैं, दही बन जाएगा। लेकिन जिस दूध को आपने स्टरलाइज कर दिया, 108 से 111 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आधा घंटे के लिए गर्म कर दिया, उसका कभी दही नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो स्टरलाइज्ड हो जाएगा। उसमें हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया खत्म हो जाने के कारण, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया खत्म हो जाने के कारण दही नहीं बनेगा स्टरलाइज्ड मिल्क का। लेकिन पास्चुराइज्ड मिल्क में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस खत्म नहीं होता है, जिसके कारण इसका दही बन जाता है। तो इसीलिए हमने लिख दिया है केवल हानिकारक जीवाणुओं को मारना ही पास्चुराइजेशन या दूध का पास्चुरीकरण कहलाता है। इसमें 2 टेम्परेचर होते हैं, LT LT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। HTST मतलब होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ये होता है, देखिए ये है LT HTST, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। 63 डिग्री सेंटीग्रेड या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक गर्म करने पर, या 71 डिग्री सेंटीग्रेड या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 10 मिनट तक गर्म करने पर क्या होता है, LT होता है। ठीक है, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट और 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 10 मिनट तक गर्म करते हैं, तो इसे कहते हैं LT। और HTST होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड या 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड के लिए गर्म करने पर HTST होता है हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम।
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक होता है पास्चुरिज्म में जल्दी अगर पास्चुराइज करना है बहुत तेजी से तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप या 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आप जो है केवल 15 सेकंड तक गर्म कर देंगे तो ये पास्चुराइज मिल्क हो जाएगा, यानी कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड तक गर्म करेंगे, दिस इज अ पास्चुराइज। अगर हम देखेंगे 145 डिग्री फ़ारेनहाइट या 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 30 मिनट तक गर्म करते हैं तो ये भी पास्चुराइज हो जाएगा, या अगर हम कहें कि 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 10 मिनट तक गर्म करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका पास्चुराइज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं स्टरलाइज की बात करते हैं। देखिए जीवाणु का दूध का जीवाणु हनन यानी कि स्टरलाइजेशन होता है, ये स्टरलाइज्ड होता है, जेशन होता है, TION लाइजेशन ऑफ मिल्क। इस विधि में दूध को 108 से 111 है, 108 से 111 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। अब देखिए 108 से 111 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 मिनट मान लिया तब गर्म करते हैं, करने पर क्या होगा स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क होगा, यानी कि जीवाणु हनन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीवाणुओं की मृत्यु हो जाएगी। इस दूध का आप दही नहीं बना सकते, क्या कर सकते हैं, दही नहीं बना सकते हैं, यही होता है स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, चलिए अगला है ठोस की मात्रा। ठोस की मात्रा विभिन्न प्रकार के दूध में बसा और पर अगला है ठोस की मात्रा। ठोस की मात्रा विभिन्न प्रकार के दूध में बसा आप दही नहीं बना सकते, क्या कर सकते हैं, दही नहीं बना सकते हैं, यही होता है स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, चलिए अगला है ठोस की मात्रा। ठोस की मात्रा विभिन्न प्रकार के दूध में बसा और ठोस की मात्रा के विषय में जानेंगे। देखिए पूर्ण बसा युक्त दूध, फुल क्रीम्ड मिल्क, अगला है ठोस की मात्रा। ठोस की मात्रा विभिन्न प्रकार के दूध में बसा और ठोस की मात्रा के विषय में जानेंगे। देखिए पूर्ण बसा युक्त दूध, फुल क्रीम्ड मिल्क, जैसे जो दूध दूंगा उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं की, उसमें पानी भी नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया, सीधा ले गए, क्या होगा स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क होगा, यानी कि जीवाणु हनन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीवाणुओं की मृत्यु हो जाएगी। इस दूध का आप दही नहीं बना सकते, क्या कर सकते हैं, दही नहीं बना सकते हैं, यही होता है स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, चलिए अगला है ठोस की मात्रा। ठोस की मात्रा विभिन्न प्रकार के दूध में बसा और ठोस की मात्रा के विषय में जानेंगे। देखिए पूर्ण बसा युक्त दूध, फुल क्रीम्ड मिल्क, जैसे दूध आपने भैंस से दुआ और सीधा उसका बसा और ऐसा रख जाना। बसा रहित ठोस का मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट, सॉलिड नॉट फैट, ये होता है बसा रहित ठोस, सॉलिड नॉट। ये होता है फुल क्रीम मिल्क, जैसे जो दूध दुआ उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं की, उसमें पानी भी नहीं मिलाया, कुछ भी नहीं मिलाया, सीधा ले गए, तो ये फुल क्रीम मिल्क है। इसमें क्रीम भी नहीं निकाली गई, क्रीम बिल्कुल नहीं निकाली, तो 6% इसमें जो फैट है और 9 जो है इसकी SNF, सॉलिड नॉट फैट, 9%। स्टैंडर्ड मिल्क या स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क या मार्केट मिल्क किसी को कहते हैं, मार्केट मिल्क किसी को कहते हैं, बाजारू दूध इसे कहते हैं, या इसी का नाम कर देते हैं हम बाजारू दूध। बाजारू दूध का मतलब है कि जो दूध बाजार में, ठीक है, जो बाजार में दूध है उसको कहते हैं बाजारू दूध। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, बाजारू दूध। अब बाजारू दूध का मतलब है जो बाजार में जिसको रेकमेंड किया गया है, जैसे अगर दूध में फैट 4.5% और बसा रहित ठोस 8.5% है तो ये स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है या बाजारू। ठीक है, कैसा दूध है, बाजारू दूध है। बसा रहित ठोस 8.5 होना चाहिए और है 4.5% को, तो बाजार में आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर भैंस के दूध में थोड़ा बहुत पानी मिला लेते हैं और बाजार में पहुंच जाते हैं तो आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है आपका सैंपल ले सकता है। 4.5% से कम फैट नहीं होनी चाहिए बस, अगर ऐसे कम हुई तो आपने उसमें मिलाकर ज्यादा। इसके बाद टोन्ड मिल्क होता है। टोन्ड मिल्क जो होता है 3% फैट और 8.5% SNF, और डबल टोन्ड मिल्क जो होता है 1.5% फैट और 9% जो है सॉलिड नॉट फैट होता है। अब देखिए कुछ पैकेट्स आप दूध के लेते होंगे उसमें लिखा रहता है टोन्ड मिल्क, डबल टोन वाले नहीं आते हैं, टोन वाले तो आते हैं। टोन वाले का मतलब हो गया कि फैट की मात्रा 3% इसमें है। जो पैकेट 10 रुपया पैकेट आता है चाय बनाने वाला, तो उसमें 3% ही फैट होती है, इसलिए इसको टोन मिल्क।
और सॉलिड नॉट फैट जो होती है 8.5% होती है, तो उसे टोन मिल्क कहते हैं। अगर डबल टोन की बात करें तो 1.5% उसमें जो है फैट होती है और 8.5 ही उसमें 9 जो होती है सॉलिड नॉट फैट होती है। तो इन चीजों को आपको याद कर लेना है। डबल टोन क्या होता है, टोन क्या होता है, स्टैंडर्ड या मार्केट में क्या इसको बाजारू दूध कहते हैं, और पूर्ण वसा युक्त दूध क्या होता है। तो इन सभी के विषय में जानकारी आपको हमने दी। अगली बात करेंगे, आगे है दुग्ध के प्रकार। The best gift for Papa Mummy. Sarigama Karwa.